नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा दर्शिका पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग भारतेंदु युग के लगभग प्रश्नों को देख लिए हैं, आज के इस वीडियो में हिंदी साहित्य के आधुनिक युग के दूसरे कालखंड द्विवेदी युग के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो प्रश्नों की चर्चा करने से पहले द्विवेदी युग के विषय में जान लें। तो द्विवेदी युग हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग के बाद का समय है और इस युग और इसकी समय सीमा देखें तो 1900 से 1920 ईस्वी इसका समय सीमा है दोस्तों। और दोस्तों, इस युग का नाम जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया। और सरस्वती पत्रिका का नाम सुने होंगे आप लोग। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 18 वर्षों तक इसका संपादन किया और हिंदी पत्रकारिता में इसका संपादन कर एक महान कार्य किए। महावीर प्रसाद द्विवेदी खड़ी बोली हिंदी कविता के प्रारंभिक महत्वपूर्ण कवि थे और आधुनिक हिंदी कहानी जो है उन्हीं के प्रयासों से एक साहित्यिक विधा के रूप में उन्हें मान्यता मिली। आधुनिक हिंदी कहानी को महावीर प्रसाद द्विवेदी देखे तो भाषा शास्त्रीय अनुवादक रहे और साहित्य के साथ साथ उन्हें विज्ञान में भी काफ़ी रुचि रखने वाले कवि थे। इस तरह से कुल मिलाकर देखें तो वो एक युग निर्माता कवि के रूप में हमारे सामने आए। तो ये था द्विवेदी युग। और दोस्तों, तो देख लेते हैं, प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ है, कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? तो श्रीधर पाठक कौन थे? तो श्रीधर पाठक द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं और हिंदी साहित्य के 5वां सम्मेलन जो हुआ उसके उस अधिवेशन के ये सभापति भी हुए श्रीधर पाठक, और उन्हें कवि भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? तो ये रचना गंगावतरण, ये श्रीधर पाठक की रचना नहीं है, ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है, जिसका कब ये इसका समय है तो 1927 ईस्वी। और जगन्नाथ दास रत्नाकर कौन है? तो ये आधुनिक युग के श्रेष्ठ ब्रज भाषा के कवि है। जबकि देखें तो जगत सच्चाई सार, भारत गीत, कश्मीर सुषमा, ये सब श्रीधर पाठक की रचना है। तो अपने अगले प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो कथन दिया हुआ है इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता का अर्थ क्या हुआ दोस्तों? वस्तु वर्णन। तो इस युग में कवियों ने वर्णन प्रधान रचनाएं को अपनाया। इतिवृत्तात्मकता के कारण इस युग में कथा पर अधिक बल दिया गया और प्रबंधात्मक रचनाएं लिखी गई। तो देखते हैं, इतिवृत्तात्मक द्विवेदी युगीन कविता की विशेषताएं हैं, ये सही है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इस युग की कविता का मुख्य स्वर रहा, तो ये भी सही बात है। तो देखते हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्धि के आधार पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा, उन्हीं के नाम पर पड़ा द्विवेदी युग का नामकरण। और द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं हम लोग देख लेते। तो क्या क्या है विशेषताएं? देशभक्ति। तो देशभक्ति की भावना द्विवेदी युग के कवियों में ये भावना बहुत ही पाई गई। इस युग के कवियों ने देशभक्ति पर कविताएं लिखी। उन्होंने सामाजिक, धार्मिक, राष्ट्रीय, मानवीय मुद्दों पर, ये सब पर उन्होंने गहरा प्रभाव डाला। और देखते हैं, अंधविश्वासों और रूढ़ियों का विरोध। तो इस युग के जो अधिकतर कवि हुए, रचनाकार जो हुए, वो उच्चतर शिक्षा प्राप्त की उन्होंने और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की, इसलिए उन्होंने अंधविश्वास और रूढ़ियों पर करारा व्यंग प्रहार किया। आगे है वर्णन प्रधान कविताएं। तो ये इस युग की प्रमुख विशेषता रही कि इस युग में कवियों ने वर्णन प्रधान कविताएं की रचना की। मानव प्रेम। तो इन्होंने मानव के प्रति प्रेम और दीन दुखियों की सेवा करो सच्चा धर्म बताया उसी को। और देखें तो इस युग के कवियों ने मानव मात्र के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति जो है वो विशेष रूप से उनमें मिलती है। प्रकृति चित्रण। तो इन्होंने प्रकृति को निकट से देखा है और उसके अपनी रचनाओं में मनोरम चित्र को खींचे हैं। देखते हैं आगे, खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि भारतेंदु युग में जो था, खड़ी बोली जो था सिर्फ पद के लिए ही गद्य के लिए ही होता था, और पद के लिए क्या होता था? ब्रज भाषा का प्रयोग होता था। लेकिन इस युग में देखें तो गद्य के साथ साथ पद के क्षेत्र में भी खड़ी बोली का व्यापक प्रयोग होने लगा। तो खड़ी बोली की परिनिष्ठित रूप, ये भी इसकी विशेषता है। तो इस तरह से हम लोग विशेषताओं को भी देख लिए हैं।
आगे हमारा प्रश्न है, साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका। प्रस्तुत कथन किनका है? तो ये कथन किसका है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो ये नंदू दुलारे वाजपेयी का कथन है। और नंदू दुलारे वाजपेयी कौन थे? तो ये हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक थे और साहित्यिक यात्रा की शुरुआत इन्होंने अपनी पत्रिका से की है। अब साकेत महाकाव्य के विषय में देख लेते हैं। इस महाकाव्य के विषय में तो देखते हैं आगे क्या है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है और इसका रचना समय क्या है? 1931 ईस्वी। ये राम कथा पर आधारित महाकाव्य है साकेत, और ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है इनका, मैथिली शरण गुप्त का साकेत। और राम को यहाँ आधुनिक मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस महाकाव्य में राम का लौकिक रूप सामान्य मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और इस ग्रंथ में उर्मिला प्रधान चरित्र है साकेत में। उसका नायक लक्ष्मण से वियोग में उसकी अधीरता और साथ साथ धैर्य प्रमुख वर्ण विषय है। तो दोस्तों, साकेत महाकाव्य का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, उसमें है कि राम कथा के जो भी उपेक्षित पात्र रहा है, जैसे कि ये उर्मिला हो गया, तो उपेक्षित पात्रों को प्रकाश में लाना ही इस महाकाव्य का मुख्य उद्देश्य है। तो उर्मिला का यहाँ पे प्रधान चरित्र है उर्मिला। आगे देखते हैं। साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या है? अयोध्या। इसमें कितना सर्ग है? 12 सर्ग है। चलिए आगे देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त को साकेत लिखने की प्रेरणा सन 1908 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा छद्म नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य से लिखे कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता शीर्षक से मिली है। तो ये जो है मैथिली शरण गुप्त को ये लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित रचना से मिली है। तो देखते हैं आगे। डॉक्टर नगेंद्र ने साकेत को जनवादी काव्य कहा है, और इस तरह से ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये महाकाव्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ से पूछा जा सकता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार साकेत क्या है? तो जनवादी काव्य है। और देखते हैं आगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि कहा है। तो ये भी हमारा कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शुक्ल के अनुसार मैथिली शरण गुप्त सामंजस्यवादी कवि हैं। इसी के साथ अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध की कृति प्रिय प्रवास। दोस्तों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध कौन है? तो ये द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं और इनकी रचना जो है ये प्रिय प्रवास, ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछा जाएगा। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? तो प्रिय प्रवास। और प्रिय प्रवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध की। तो ये VBI है, इसे याद रखिएगा। तो देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध की कृति प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप भी है। वह क्या है? तो राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप भी है, वह क्या है? समाज सेविका का रूप है। और देख लेते हैं हरिऔंध की 3 प्रबंध काव्य जो और है, जो कौन है? तो एक प्रिय प्रवास हो गया, जिसकी रचना समय भी याद रखिएगा 1914 ईस्वी, क्योंकि ये रचना महत्वपूर्ण है। और परिजात 1937 ईस्वी में लिखी गई। वैदेही वनवास, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। देखते हैं आगे। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है। ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। और प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था। और दोस्तों, ये जो रचना है इनकी, ये एक विरह काव्य है। और देखते हैं, ये संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्णवृत्तों पर आधारित है। हरिऔंध द्वारा ब्रज भाषा में रचित रस कलश, इनकी जो रचना है रस कलश 1931 ईस्वी में लिखी गई, ये एक रीति ग्रंथ है। अब देखते हैं गणपति चंद्र गुप्त ने हरिऔंध के विषय में क्या कहा है। तो उन्होंने हरिऔंध को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हरिऔंध आधुनिक काल के सूरदास हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की खंड काव्य नहीं है।
तो खंड काव्य का क्या अर्थ हुआ दोस्तों कि इसका अर्थ है कि जीवन की किसी घटना विशेष को लेकर लिखा गया काव्य को खंड काव्य कहा जाता है, और इसमें जीवन की एक ही घटना की प्रधानता होती है खंड काव्य में। तो इनकी कौन सी रचना नहीं है, तो पथिक खंड काव्य मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य नहीं है। पथिक किसकी रचना है, तो पथिक खंड काव्य की रचना कब हुई, 1920 में, और ये राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रची गई। पथिक किसकी रचना है, राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। और अन्य जो है पंचवटी, सिद्धराज, नहुस, ये किसकी रचना है, तो ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त ने बांग्ला कवि माइकेल मधुसूदन दत्त की रचनाओं को मधुप उपनाम से अनुवाद किया। तो इन्होंने इनकी रचनाओं को मधुप उपनाम से अनुवाद किया। गुप्त जी ने मार्क्स की पुत्री जैनी पर जैनी नामक काव्य लिखा, ये महत्वपूर्ण है। और जयद्रथ वध, इनकी अन्य रचनाओं में देखें, जयद्रथ वध, भारत भारती, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना। द्वापर, काबा और करबला, ये इनकी रचनाएं हैं। ये सब क्या है, अन्य प्रमुख खंड काव्य है। तो यहाँ पे दिया हुआ है इस तरह से। देखिए, चलिए अगला देखते हैं। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य किसे माना गया है, तो अभी अभी हम लोग प्रश्न में पढ़े थे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं की कृति जो है प्रिय प्रवास, उसे खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना गया है। इनका जन्म का ईस्वी दिया हुआ है। इनका जन्म कब हुआ, 1865 ईस्वी में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हरिऔंध का जन्म हुआ। प्रिय प्रवास का रचना समय दिया हुआ है 1914 ईस्वी। वैदेही वनवास इन्हीं की रचना है जो जिसका समय है 1941 ईस्वी। और चुभते चौबदे और चौखे चौबदे, ये भी याद रख लीजिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है इनकी रचना। चुभते चौबदे और चौखे चौबदे, इनकी रचना समय भी दिया हुआ है 1924, और चौखे चौबदे का 1932। देख लेते हैं इनकी अन्य प्रमुख रचनाओं को, तो साकेत महाकाव्य और यशोधरा महाकाव्य, ये भी आई है। विष्णु प्रिया इनका खंड काव्य है। ये सब मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ, आज तक हिंदी का कोई और कोई ग्रंथ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस संपादित रचना के संदर्भ में है, तो देख लेते हैं। तो शुक्ल का ये कथन बिहारी रत्नाकर के संदर्भ में है, जिसके रचनाकार कौन है, बिहारी रत्नाकर के जगन्नाथ दास रत्नाकर। और अन्य रचनाओं का देख लेते हैं। विनय पत्रिका, ये किसकी रचना है, तुलसीदास की रचना है। लाल चंद्रिका, ये लल्लू लाल की रचना है, बिहारी रत्नाकर जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। और कबीर ग्रंथावली, ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास है इसके रचनाकार। इस तरह से अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा, और व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। तो ये कथन है, ये किसका कथन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। और इनकी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाओं, प्रमुख रचनाएं यहाँ पे दी गई है दोस्तों, देख लीजिए। देवी स्तुति शतक, इसका रचना समय भी दिया हुआ है। नशैद चरित्र चर्चा, नाट्य शास्त्र, संपत्ति शास्त्र, रसयज्ञ रंजन और भाग्य विलास, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। और विचार विमर्श, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए इस तरह से देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या है। श्याम नारायण पांडे के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित कौन सा कथन असंगत है, तो देख लेते हैं इनके विषय में। तो श्याम नारायण पांडे के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित कथन, उनके संस्कार द्विवेदी युगीन दृष्टिकोण उपयोगितावादी कथन है, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखते हैं, महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुए ऐतिहासिक युद्ध पर आधारित हल्दी काव्य है। हल्दी घाटी, इनकी हल्दी घाटी, जौहर जो कि चित्तौड़ रानी पद्मिनी का है जौहर, और शिवाजी, श्याम नारायण पांडे कृत महाकाव्य श्रेणी की रचनाएं हैं। उन्होंने आधुनिक युग में वीर काव्य की परंपरा को खड़ी बोली में प्रतिष्ठित किया है। इनके काव्य में वीर रस के साथ साथ करुण रस का भी गंभीर स्थान है। तो और प्रमुख रचनाएं इनकी देख लेते हैं। तो हल्दी घाटी, जौहर है, तुमुल है, रूपांतरण है, आरती है और जय हनुमान, इनकी रचनाएं प्रमुख रचनाओं में शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युगीन काव्य धारा में लक्षित नहीं है, तो हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता की जो है वो द्विवेदी युगीन काव्य धारा में नहीं है।
द्विवेदी, क्योंकि देखिए द्विवेदी युग में जो कवि हुए वे ब्रज भाषा को छोड़कर खड़ी बोली को अपनाया, एक और खड़ी बोली का व्याकरण सम्मत प्रयोग किया और खड़ी बोली का परिष्कृत रूप सामने आया द्विवेदी युग में। कविता में लोक जीवन और प्रकृति के साथ साथ राष्ट्रीय भावना की भी अभिव्यक्ति हुई और इस तरह से कवियों ने पौराणिक और ऐतिहासिक कथानक को आधार बनाया कविता का। द्विवेदी युग इनके काव्य धारा की विशेषताएं देखें तो प्रबंध मुक्तक काव्य रूप का प्रचलन था और काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप प्रयोग हुआ। अंधविश्वास और रूढ़ियों का विरोध हुआ। इस युग में आदर्शवादिता और नैतिकता पर बल दिया गया। जैसे कि भारतेंदु युग के कवियों ने अपनी कविताओं में नए नए विषयों को शामिल किया, फिर भी वो रीतिकालीन श्रृंगारी भावना को त्याग नहीं सके। लेकिन द्विवेदी युग में देखें तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में रीतिकालीन श्रृंगार की भावना का विरोध किया गया और कविता के भीतर आदर्श और नैतिकता की स्थापना की गई। इस तरह से इस काव्यधारा की विशेषताएं हैं। मानव के प्रति प्रेम दिखता है, प्रकृति प्रेम का चित्रण, व्यापक चित्रण दिखता है। इस तरह से द्विवेदी युगीन काव्यधारा की ये सब विशेषताएं हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त के कृतित्व के विषय में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो देख लेते हैं। तो उर्मिला उत्ताप रचना ही राम कथा के रूप में परिवर्तित होकर साकेत के नाम से प्रकाशित की गई, तो ये सही है। उर्मिला, यशोधरा, विष्णु प्रियादि इनकी अपूर्व चरित्र सृष्टियाँ, ये भी सही है। भारत भारती में आधांत भारत का गौरववान वर्णित है, तो दोस्तों ये सही नहीं है, क्योंकि इनकी जो ये रचना हुई भारत भारती, ये 1912 में प्रकाशित हुआ और ये कई सामाजिक आयामों पर विचार करने को विवश करती है। और ये ग्रंथ जो है 3 भागों में बांटा गया, एक अतीत खंड, वर्तमान खंड, भविष्यत खंड। अतीत खंड में देखें तो भारतवर्ष के इतिहास पर गर्व करने को पूर्णतः विवश करता है। वही दूसरी ओर देखें वर्तमान खंड, तो इसमें नैतिक पतन, अव्यवस्था, आपसी भेदभाव, ये सब जो उस समय देश की दुर्दशा थी, ये सब का दिखाया गया, चित्रण किया गया है। भविष्यत खंड में समस्या समाधान का निराकरण और लोगों को उसके लिए आह्वान करने का प्रयास से संबंधित है। और ये जो है आगे देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने द्विवेदी जी के लेख से प्रेरणा लेकर द्विवेदी जी के लेख से प्रेरणा लेकर उर्मिला उत्ताप रचना प्रारंभ की, जिसके 4 सर्ग 1920 के पहले ही रचे जा चुके हैं। बाद में गुप्त जी ने अपनी रचना को संपूर्ण राम कथा का रूप देने के लिए इसे किस नाम से प्रकाशित किया? साकेत नाम से प्रकाशित किया। मैथिली शरण गुप्त द्वारा 1925 ईस्वी में पंचवटी नामक खंड काव्य की रचना की गई और राम साहित्य के चिर परिचित प्रसंग और शूर्पणखा प्रसंग पर ये आधारित है। अगला प्रश्न देखिए, पंचवटी खंड काव्य की रचना किस कवि द्वारा की गई? तो ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इसका रचना समय भी दिया हुआ है 1925 ईस्वी। और गुप्त जी ने भारत भारती कब लिखा? तो 1912 ईस्वी में। इसमें क्या है कि युवाओं को देश प्रेम से जोड़ने और राष्ट्र कवि युवाओं को देश प्रेम से जोड़ा इन्होंने, इससे उन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान भी मिला। साकेत महाकाव्य इन्हीं की रचना है, जो कि 1931 ईस्वी में लिखी गई। इन्हें इस रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान भी मिला। गुप्त जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्यिक गुरु माना, वो उनसे अधिक प्रभावित थे। इनकी प्रमुख कृतियां देख लेते हैं। तो जयद्रथ वध, भारत भारती, जो कि 1912 ईस्वी में इसकी रचना समय है। भारत भारती की पंचवटी इनकी प्रमुख रचना है। झंकार, साकेत महाकाव्य, यशोधरा, जय भारत, द्वापर, ये सब इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वे धर्म में विशिष्टता द्वैतवादी और विचारों में गांधीवादी, साहित्य में अभिधावादी, यह कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसने कहा? तो ये कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त को हिंदी साहित्य जगत में दद्धा नाम से संबोधित किया जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इन्हें किस नाम से संबोधित किया जाता है? दद्धा नाम से। और उनकी जो कृति है भारत भारती, उसके रचना के बाद महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का उपाधि किसने प्रदान किया? तो महात्मा गांधी ने। और इसका रचना समय क्या है भारत भारती का? 1912 ईस्वी।
मैथिली मैथिली शरणगुप्त ने 12 वर्ष की अवस्था में ही ब्रज भाषा में कनकलता नाम से कविता रचना आरंभ कर दी। अगला प्रश्न देखिए, कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है? तो कृषक क्रंदन गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है। और इनकी अन्य रचनाओं को देख ले तो प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि, राष्ट्रीय बीना, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बनी, ये सब इनकी रचना है। वहीं राम नरेश त्रिपाठी काव्य की कृति इनकी रचना देखिए तो मिलन और पथिक इनकी महत्वपूर्ण रचना है। मिलन भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। मानसी, स्वप्न, कविता कौमुदी ये त्रिपाठी की रचना है। मैथिली शरणगुप्त की काव्य कृतियाँ तो इनकी महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ यहाँ दिया हुआ है। राम रंग में भंग, इसका रचना समय 1909 ईस्वी है। जयद्रथ वध, भारत भारती 1912 ईस्वी। किसान 1917 ईस्वी। बिकट भट्ट ये नहीं पूछा जाता है। साकेत ये महत्वपूर्ण है, इसका रचना समय भी याद रखिएगा। भारत भारती का साकेत कब रचा गया? तो 1931 ईस्वी में। यशोधरा महाकाव्य इनकी रचना किस समय का है? तो 1932 ईस्वी का। द्वापर 1936 ईस्वी। जय भारत इनकी महत्वपूर्ण रचना है। और एक विष्णु प्रिया 1957 ईस्वी में रची गई। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी। ये नेट के एग्जाम में पूछा जाता है। ये प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृतियों को सही क्रम में लगाइए। तो देखते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार देखें तो भारत भारती पहले, उसके बाद साकेत की रचना हुई, फिर यशोधरा की, फिर जय भारत की रचना हुई। भारत भारती का रचना समय देखें तो 1912 ईस्वी। और साकेत कब रचा गया? तो 1931 ईस्वी में। यशोधरा महाकाव्य का रचना समय है 1932 ईस्वी। और जय भारत 1952 ईस्वी। इस तरह से पहले भारत भारती, फिर साकेत और यशोधरा और जय भारत। आगे दिया हुआ है, राष्ट्र कवि मैथिली शरणगुप्त की ये युगांतकारी रचनाएं हैं और इन्हें साहित्य जगत में दद्धा नाम से संबोधित किया गया है। पिछले प्रश्न में हम लोग अभी देखे थे। 1912 ईस्वी में प्रकाशित खंड काव्य भारत भारती ने स्वतंत्रता संग्राम को अत्यधिक प्रभावित किया। तो ये भारत भारती क्या है? तो ये खंड काव्य है और स्वतंत्रता संग्राम में अधिक प्रभावित किया, इसका योगदान रहा। महात्मा गांधी ने इस रचना के लिए उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी प्रदान की। इनकी जयंती प्रत्येक वर्ष 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में मनाई जाती है। और 1954 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा इसे पद्म भूषण से भी सम्मान किया गया। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है? तो इनमें किस कवि का उपनाम हितैषी है? तो जगदम्बा प्रसाद का। इनका जन्म कब हुआ? तो 1895 ईस्वी में और निधन 1957 ईस्वी में। जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में इनका जन्म हुआ। तो इनका जो उपनाम था हितैषी उपनाम था। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो मातृगीता, कल्लोलिनी, वैकाली दर्शना ये इनकी रचनाएं हैं। अपना अगला प्रश्न देखते हैं, प्रिय प्रवास के संबंध में सही तथ्य है। तो इसके संबंध में सही तथ्य देखते हैं कि प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है और इसके छंदों में तुकांता नहीं है। इसके छंदों में तुकांता नहीं है। प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है दोस्तों? तो अयोध्या सी उपाध्याय इसके रचनाकार है। इसमें जो है इस महाकाव्य में कुल 17 सर्ग है। छंद और भाषा के संबंध में हरिऔंद ने कहा है, क्या कहा है उन्होंने छंद और भाषा के संबंध में? कि भिन्न तुकांत कविता लिखने के लिए संस्कृत वृत्त बहुत ही उपयुक्त है। कुछ संस्कृत वृत्तों के कारण और अधिकतर मेरी रुचि के कारण इस ग्रंथ की भाषा संस्कृत गर्भित है। तो इस ग्रंथ की जो भाषा है वो संस्कृत है। अगला प्रश्न देखते हैं, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो देख ले, श्रीधर पाठक का जन्म 1858 ईस्वी में। अयोध्या सी उपाध्याय हरिऔंद उनके बाद उनका जन्म हुआ 1865 ईस्वी में। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का जन्म देखें तो 1883 ईस्वी में। और राम नरेश त्रिपाठी 1889 ईस्वी में। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2, 4, 1, 3। तो देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं, हम राज्य के लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कृषक ही करते हैं। इस प्रसंग में उर्मिला का कौन सा विचार सही नहीं है? तो दोस्तों इनका देख लेते हैं।
राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। ये विचार सही नहीं है। इस प्रसंग में उर्मिला का यह विचार कि राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त, ये सही नहीं है। ये जो है ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से ये उद्धृत है ये पंक्ति। अगला प्रश्न देखिए, आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यही, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो श्रीधर पाठक की ये पंक्ति है, श्रीधर पाठक की। और 1886 ईस्वी में इन्होंने गोल्ड स्मिथ की रचना, हरमिट जो है इनकी गोल्ड स्मिथ की रचना है, तो उसी का अनुवाद खड़ी बोली हिंदी में एकांतवासी योगी से इन्होंने किया है। तो ये पंक्तियां उसी से संबंधित है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी रचना रत्नाकर की नहीं है? तो इसमें से ये सुंदरी तिलक जो है रत्नाकर की रचना नहीं है। ये किसकी रचना है? तो ये घनानंद की कविताओं का संकलन है सुंदरी तिलक। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे संकलित किया है। और जगन्नाथ दास रत्नाकर द्विवेदी काल के ये रचनाकार है। इनकी जन्म समय देखें तो 1866 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। गंगावतरण 1927 ईस्वी और उद्धव शतक और हिंडोला ये इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। अगला देख लेते हैं, पथिक किसका काव्य संग्रह है? तो ये राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। राम नरेश त्रिपाठी की। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो मिलन, मानसी, पथिक, स्वप्न। स्वप्न के लिए इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार भी मिला है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास में किस भाषा में ये लिखा गया है? तो ये खड़ी बोली में लिखा गया है। और दोस्तों देख लेते हैं इनकी अन्य प्रबंध काव्य कृतियाँ देखते हैं। तो प्रिय प्रवास एक हो गया। इसमें क्या है? तो कृष्ण के बचपन से मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। इसमें कितना सर्ग है ये भी पूछा जा सकता है। तो 17 सर्ग है इसमें। 1914 ईस्वी इसका रचना समय है। परिजात इनकी अन्य प्रबंध काव्य है। इसमें आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों का वर्णन है। इसमें 15 सर्ग है और इसका रचना समय 1937 ईस्वी है। वैदेही वनवास देखें इनके, तो राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा है वैदेही वनवास में। इसका रचना समय 1940 ईस्वी है और इसमें 18 सर्ग है वैदेही वनवास में। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना गया है और ये इनकी महत्वपूर्ण कृति भी है। इनका सर्वप्रथम नाम क्या था? तो ब्रंजांगना विलाप था इसका पहला नाम। हरिऔंध को डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, श्रीधर पाठक के कौन सा अनुवाद ब्रज भाषा में किया गया है? तो इन्होंने उजर ग्राम का अनुवाद ब्रज भाषा में किया है। इनके अन्य रचनाओं की बात करें तो एकांतवासी योगी ये किसका अनुवाद है? तो ये गोल्ड स्मिथ की रचना है हरमिट। उसका खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद किया और ये नेट के एग्जाम में पूछा जाता है। उजर ग्राम गोल्ड स्मिथ की रचना है डेजर्टेड विलेज। इसका ब्रज भाषा में उन्होंने अनुवाद किया। श्रांत पथिक गोल्ड स्मिथ की रचना है ट्रेवलर। इनका उन्होंने खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद किया है। इस तरह से इनकी अनुवाद की हुई रचना यहाँ दी गई है। देखिए अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध की पत्नी की उज्जवल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की? तो इन्होंने यशोधरा महाकाव्य की रचना किए हैं और इसकी रचना उन्होंने 1932 ईस्वी में गीति नाट्य शैली में किए हैं। इसमें महात्मा बुद्ध के संन्यास के उपरांत यशोधरा की उदात्त स्थिति का चित्रण है। और इसकी एक पंक्ति देख लेते हैं, तो सिद्ध हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ी व्याघात। तो यशोधरा इस संबंध में कहती है कि वो अपने सखी से कहती है कि हे सखी, मेरे पति तपस्या में सफलता पाने के लिए गए हैं मुझे छोड़कर, तो ये बात जो है मुझे गौरव प्रदान करने वाली है, लेकिन वो मुझे बिना बताए चुपचाप चले गए, यह बात मुझे बहुत ही चोट पहुंचा रही है। तो वो अपनी सखी से कहते हैं कि वे मुझे बताकर जाते तो मुझे इतना कष्ट नहीं होता। तो इस तरह से इस पंक्ति का अर्थ है। गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य लिखा। इनकी अन्य रचना है 1931 ईस्वी में। इस पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान भी मिला। गुप्त जी ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्यिक गुरु माना है। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो भारत भारती है, झंकार है, द्वापर है, जयद्रथ वध है, रंग में भंग, ये सब इनकी अन्य रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मनोविनोद भाग 1, 2 और
3 किसकी रचना है? तो ये श्रीधर पाठक की रचना है। ये ब्रज भाषा में रचित रचना है। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि है और इनकी कश्मीर सुषमा जो कि 1904 ईस्वी में लिखी गई ब्रज भाषा में रचित अन्य मौलिक काव्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है श्याम नारायण पांडे। और हल्दी घाटी और जौहर जो कि 1945 में लिखी गई, ये इनका महत्वपूर्ण महाकाव्य है। माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं और इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। ये इनके संबंध में भी आई है, याद रखिएगा कि माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है? तो अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चली चलती दिखाई पड़ती है। इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है। यह काव्य तो इस तरह से इसकी कथा वस्तु जो है एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है। तो ये इनका उल्लेख उन्होंने नहीं किया है। अन्य विकल्प जो है इसके विशेषता है। तो प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो हरिऔंध की ये हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इनकी अन्य रचनाओं को देखें तो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं रसिक रहस्य, प्रेम प्रपंच, चौखदे चौपदे और चुभते चौपदे, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है दोनों। और प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी में लिखी गई। पदम प्रसून ये इनकी रचना है। रस कलश, फूल पत्ते, कल्पलता, मर्म स्पर्श, इस तरह से इनकी अन्य रचनाएं हैं। आगे देखते हैं, भालों में रन झंकार अभी, लटकी कटी में तलवार अभी, भोले पर में ललकार अभी, आंखों में है अंगार अभी, प्रजा प्रवाह उद्धृत पंक्तियां किस कवि की है? तो ये श्याम नारायण पांडे की पंक्ति है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्या, ये मैथिली शरण गुप्त की है पंक्ति। और स्वानों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं, ये दिनकर की महत्वपूर्ण कथन है। अगला प्रश्न देखिए, भारत भारती के रचनाकार पूछा जा रहा है। तो इसके रचनाकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी है, मैथिली शरण गुप्त है भारत भारती के। और इनकी जो रचना है मूल प्रेरणा इसे कहाँ से मिली? तो मुसद्दसे होली और ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी की रचना है भारत दर्पण, इसी पुस्तक से प्राप्त हुई। इस रचना को करने पर उन्हें गांधी जी द्वारा राष्ट्र कवि की भी उपाधि दी गई है। इस तरह से अपना अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक काल के काव्य में कविताओं को किस भाषा में लिखी जाती है? तो ये अधिकतर खड़ी बोली में लिखी गई। आधुनिक द्विवेदी युग में देखें तो पद जो था ब्रज भाषा में रची गई और जो गद्य रचनाएं थी वो खड़ी बोली में। लेकिन भारतेंदु युग में जो था पद रचनाएं जो भी थी वो ब्रज भाषा में लिखी गई और गद्य रचनाएं वो खड़ी बोली में लिखी गई। जबकि द्विवेदी युग में पद और गद्य दोनों के लिए जो है खड़ी बोली प्रधान हो गई। तो आगे देखते हैं, आधुनिक काल के काव्य में कविताएं जो है खड़ी बोली में लिखी जाती थी। अयोध्या प्रसाद खत्री ने 1888 ईस्वी में खड़ी बोली आंदोलन पुस्तक से काव्य में खड़ी बोली का सूत्रपात किया और आधुनिक काल में काव्य की भाषा को खड़ी बोली के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाता है। इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगला प्रश्न देखिए, प्रिय प्रवास का वर्ण विषय क्या है? तो इसका वर्ण विषय क्या है? कृष्ण का मथुरा प्रवास है। और प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो ये अयोध्या शिवोपाध्याय हरिऔंध की कृति है और इसका रचना समय कब है? तो 1914 ईस्वी। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य से माना गया है जिसमें 17 सर्ग है इसमें। और इसका वर्ण विषय जो है कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का है। और इस कृति के लिए उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से भी सम्मान किया गया है। उनकी अन्य प्रबंध काव्य की रचनाओं की बात करें तो प्रिय प्रवास है, एक परिजात है, वैदेही वनवास इनकी है रचना। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, भारत भारती के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त है।
इसका रचना समय क्या है तो 1912 ईस्वी। इस कृति की भारत के स्वाधीनता संग्राम के दौरान जन जागरण में अहम भूमिका रही है। तो गुप्त जी ने खड़ी बोली को कविता का भाषा के रूप में स्थापित करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, गुप्त जी ने। और भारत भारती को 3 भागों में बांटा गया, एक अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्यत खंड, जिसका वर्णन हम लोग पिछले प्रश्न में किए। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी एक रचना ब्रज भाषा में है। तो कौन सी रचना ब्रज भाषा में है तो रस कलश है। रस कलश का रचना समय देखें तो 1931 ईस्वी में। ये क्या है तो एक रीति ग्रंथ है और इसके रचनाकार कौन हुए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद। और इनकी जो एक रचना है ठेठ हिंद की ठाठ और अधखिला फूल, ये क्या है तो ये इनकी उपन्यास है। और इसकी एक कृति चौपदे चुभते चौपदे, वो मुहावरेदार भाषा में लिखा गया है। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ देखें तो प्रिय प्रवास है, परिजात है, वैदेही वनवास है, कृष्ण शतक है और रसिक रहस्य है, पद प्रसून, कल्पलता, ये सब इनकी अन्य रचनाएं हैं। और प्रिय प्रवास जो है इनकी रचना समय कब है तो 1914 ईस्वी। इस पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला। और प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किया गया है, कई बार हमारे प्रश्न में आ चुका है ये। और इनकी कृति जो है ठेठ हिंदी की ठाठ उपन्यास को क्या कहा गया है, मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा गया है इसे, ठेठ हिंदी ठाठ उपन्यास को। इस तरह से अगला प्रश्न देखिए, तो निम्न में से मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य कौन सा है। तो कौन सा है तो द्वापर है इनका। और द्वापर की रचना कब हुई तो 1936 ईस्वी। इसमें भगवान कृष्ण के चरित्रोद्घाटन द्वारा मानवता का आदर्श उपस्थित किया गया है। द्वापर में कितना खंड है दोस्तों तो इसमें 16 खंड है। अंतिम खंड जो है सुदामा, वो बाद में जोड़ा गया है। और इन्हें मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है इन्हें। और इनकी प्रमुख रचनाओं को बात करें तो रंग में भंग, ये इनकी प्रमुख रचना है। जयद्रथ वध, भारत भारती, झंकार, यशोधरा महाकाव्य, जय भारत, विष्णुप्रिया, पंचवटी। भारत भारती लिखने पर इन्हें गांधी जी द्वारा राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई। और साकेत कवि इसकी रचना समय क्या है तो 1931 ईस्वी। इस पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया है। सिद्धराज, नहुस, चंद्रहास, ये सब इनकी अन्य रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, यह प्रकृति चित्रण किस महाकाव्य से है। तो ये प्रकृति चित्रण प्रिय प्रवास महाकाव्य से लिया गया है। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद की ये कृति है। इनकी 3 प्रबंध काव्य देखें तो एक प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी, परिजात और वैदेही वनवास, इनकी 3 प्रबंध काव्य है। और प्रिय प्रवास को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और खड़ी बोली हिंदी का। और प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम क्या था तो ये भी याद रखिएगा, ब्रंजांगना विलाप। ये संपूर्ण काव्य जो है संस्कृत के वर्णवृत्तों पर आधारित है। हरिओंद को कवि सम्राट की उपाधि दी गई है। इन्हें क्या दी गई है, किस उपाधि से तो कवि सम्राट की उपाधि दी गई है। और इसकी रचना समय देखें प्रिय प्रवास को तो 1914 ईस्वी है, जिसपे इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। उर्वशी इनकी रचना है जो कि 1961 ईस्वी है इसका रचना समय। रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना क्या है तो साकेत। साकेत जो कि महाकाव्य है, 1931 ईस्वी में इसका रचना समय है। मैथिली शरण गुप्त की कृति है कामायनी, 1935 ईस्वी। इन्हें जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध महाकाव्य है ये कामायनी। मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत। और उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। कामायनी जो है ये जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। अगला प्रश्न देखिए, दिवस का अवसान समीप था किस रचना से है तो इसका ये प्रिय प्रवास की रचना है। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद इसके कवि हुए। जबकि झरना किसकी कृति है तो झरना जयशंकर प्रसाद की कृति है। और करुणालय इन्हीं की रचना है। और युगांत किसकी रचना है तो इसके रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत हुए। और प्रिय प्रवास में क्या है तो इसमें ये जो महाकाव्य है इसमें कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का इसमें वर्णन किया गया है। आगे देखिए, परिजात महाकाव्य किसके द्वारा रचित है तो ये हरिओंद के द्वारा रचित है। और इनकी 2 अन्य काव्य कृतियाँ कौन है तो प्रिय प्रवास है, एक जिसका रचना समय 1914 ईस्वी है और एक वैदेही वनवास जिसका 1940 ईस्वी है।
और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने इन्हें आधुनिक काल का सूरदास कहा है। तो ये ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं कुणाल गीत के रचयिता कौन है। तो कुणाल गीत क्या है, तो ये खंड काव्य है, मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य है। इसके अन्य प्रमुख खंड काव्य देखें तो जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, नहुस, जय भारत, शकुंतला, विष्णुप्रिया इनका अन्य खंड काव्य है। आगे देखते हैं मैथिली शरण गुप्त को के किस ग्रंथ में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का सुंदर चरित्र वर्णन मिला है। तो साकेत महाकाव्य में मैथिली शरण गुप्त ने साकेत की रचना कब की, तो 1931 ईस्वी में। और ये जो ग्रंथ है इसकी रचना जो है सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख में। और इसमें जो है कि उर्मिला विषयक उदासीनता से प्रेरणा पाकर की थी। साकेत जो है पाली भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या है, अयोध्या। इस ग्रंथ में लक्ष्मी की पत्नी उर्मिला का केंद्रीय भूमिका है। तो आगे देख लेते हैं प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक गुरु कौन थे। तो इनके साहित्यिक गुरु कौन हुए, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। और देखते हैं गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य की रचना 1931 में किया। और साकेत की रचना मूल प्रेरणा सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही कालक्रम है। तो इनकी रचनाओं का सही कालक्रम देखिए, तो रंग में भंग जो कि 1909 ईस्वी में रचा गया, भारत भारती 1912 की रचना है, पंचवटी 1925 की रचना है ये, और साकेत 1931 में रची गई। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पहले रंग में भंग, भारत भारती, फिर पंचवटी और फिर साकेत, यही रचनाओं का सही कालक्रम है। और इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो जयद्रथ वध हो गया, किसान हो गया, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, एक विष्णुप्रिया इनकी अन्य रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, द्विवेदी युग के किस कवि ने अपना काव्य ब्रज भाषा में लिखा है। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अपना पूरा काव्य जो है इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है। इनकी अन्य प्रमुख कृतियों की बात करें तो एक उद्धव शतक है, कलकासी है, विष्णु लहरी है, गंगावतरण है इनकी महत्वपूर्ण रचना, गंगावतरण, और श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, हिंडोला, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इनके संपादित ग्रंथ देखिए तो ये पूछा जाता है बिहारी रत्नाकर के विषय में, हित तरंगनी और एक सूरसागर। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कवि का नाम है। तो इसके रचनाकार कौन हुए, श्याम नारायण पांडे हल्दी घाटी प्रबंध काव्य के रचयिता का नाम है। और इनकी रचना देखिए तो हल्दी घाटी, जौहर, तुमुल, रूपांतरण, आरती, जय पराजय, गौरीबद्ध, गोड़ाबद्ध और जय हनुमान एवं शिवाजी इनकी रचनाएं हैं। हल्दी घाटी में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जीवन और जौहर में चित्तौड़ की रानी पद्मिनी का आख्यान है। आगे देखिए, साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसकी रचना का मुख्य उद्देश्य क्या था, उर्मिला को महत्व देना। तो पिछले प्रश्न में भी आपको बताए थे कि साकेत जो महाकाव्य है उसका मुख्य उद्देश्य है कि राम कथा में जो भी उपेक्षित पात्र हुआ है उसको प्रकाश में लाना, इस तरह से उर्मिला को महत्व देना इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये जो है मैथिली शरण गुप्त की अमर कीर्ति है। इनकी प्रमुख कृतियाँ यहाँ दिया हुआ है, जयद्रथ वध, रंग में भंग, पंचवटी, झंकार, यशोधरा, द्वापर, ये इनकी अन्य कृतियाँ हैं। आगे देखिए, चिरगांव झांसी किस कवि का जन्म स्थान है। तो ये मैथिली शरण गुप्त का जन्म है, कहाँ हुआ, तो चिरगांव झांसी में इनका जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी को हुआ। और राम कुमार वर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में 15 सितंबर 1905 ईस्वी को हुआ। वही रामनरेश त्रिपाठी का जन्म देखें तो सुल्तानपुर के कोयरीपुर गांव में 4 मार्च 1889 ईस्वी को हुआ। बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। इस तरह से इनका जन्म स्थान दिया हुआ है इन कवियों को यहाँ पे। तो देखिए आगे देखते हैं प्रश्न हम लोग, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, और विचार करें आज मिलकर ये समस्याएं अभी। किस कवि की पंक्तियां हैं, तो ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। ये जो पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त के भारत भारती से लिया गया है, जिसकी रचना का काल क्या है, भारत भारती का 1912 ईस्वी। इनकी गुप्त जी की अन्य रचनाएं यहाँ पे दिया गया है, एक रंग में भंग, जयद्रथ वध,
जो कि खंड काव्य है भारत भारती। पंचवटी, झंकार, साकेत, महाकाव्य। गुप्त जी ने अपने आप को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है, तो ये महत्वपूर्ण है। इन्होंने अपने आप को क्या कहा है? कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। इनकी जन्मतिथि पर 3 अगस्त 1886 ईस्वी को कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये रहा आज का ये लास्ट क्वेश्चन, और अगले वीडियो में हम लोग द्विवेदी युग के पार्ट 2 का क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे वीडियो को प्यार देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।